स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम सोल्व कर रहे थे जेट पेपर 2020 का। तो देखिए अपना फर्स्ट पार्ट हो गया था, अपन ने उसमें एग्रीकल्चर के क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे और आज सोल्व कर रहे हैं अपन बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के क्वेश्चन। तो देखिए बायोलॉजी का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, फल उत्पादन को बढ़ावा देने वाली क्रांति है। तो देखिए ऑप्शन हरित क्रांति, सुनहरी क्रांति, गोल क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति। तो फल उत्पादन को बढ़ावा देने वाली क्रांति कौन सी है दोस्तों? वो है सुनहरी क्रांति। कौन सी क्रांति है? सुनहरी क्रांति। इधर देखिए इंग्लिश में भी दे रखी है, इधर हिंदी में भी, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेना। तो कौन सी क्रांति है? देखिए गोल्डन रेवोल्यूशन। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए अपना, सूजन प्रतिक्रिया में भागीदार रक्त कोशिकाएं है। तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए आप। सबसे पहले ऑप्शन है इओसिनोफिल्स, सेकंड ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स, थर्ड ऑप्शन है बेसोफिल्स और फोर्थ ऑप्शन है लिम्फोसाइट्स। तो देखिए सूजन प्रतिक्रिया में भागीदार कोशिकाएं कौन सी है? यह है दोस्तों बेसोफिल्स। कौन सी कोशिकाएं है? सूजन प्रतिक्रिया में भागीदार रक्त कोशिकाएं है बेसोफिल्स रक्त कोशिकाएं। आगे थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से दो पादप वर्धी हार्मोन है? इनमें से दो पादप वर्धी हार्मोन बताने हैं आपको। ऑप्शन देख लीजिए, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, सेकंड ऑप्शन है जिब्रेलिन और इथाइलिन, थर्ड ऑप्शन है एब्सिसिक एसिड और ऑक्सिन और फोर्थ ऑप्शन है साइटोकाइनिन और इथाइलिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, यानी इसका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। यानी पादप वर्धी हार्मोन कौन से? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन है। ये कौन से हार्मोन है? पादप वर्धी हार्मोन है। आपको ध्यान रखना, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन है, पादप वर्धी हार्मोन है। आगे देखिए अपना फोर्थ क्वेश्चन है, खुरपका मुंहपका रोग किसके द्वारा फैलता है? देखिए ऑप्शन देख लीजिए आप, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा, विषाणु, अमीबा। तो खुरपका मुंहपका रोग किसके द्वारा फैलता है दोस्तों? खुरपका मुंहपका रोग फैलता है दोस्तों विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा? विषाणु या वायरस के द्वारा खुरपका मुंहपका रोग फैलता है। आगे देखिए अपना पांचवा क्वेश्चन है बायोलॉजी का, यदि एक व्यक्ति को जन्म से ही आनुवंशिक रोग है, वह इस रोग को ठीक करने के लिए निम्न में से कौन सा उपचार ले सकता है? देखिए ऑप्शन देख लीजिए आप, कीमोथेरेपी, जीन थेरेपी, रेडियोथेरेपी, साइकोथेरेपी। तो दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को जन्म से आनुवंशिक रोग है तो वो कौन सा उपचार लेगा दोस्तों इसको ठीक करने के लिए? वो लेगा दोस्तों जीन थेरेपी। कौन सा उपचार लेगा दोस्तों? जीन थेरेपी लेगा। यदि किसी को जन्म से आनुवंशिक रोग है तो उसको ठीक करने के लिए जीन थेरेपी लेगा। आगे देखिए अपना छठा क्वेश्चन है, केचुए में क्लाइटेलम कौन से खंडों में पाया जाता है? देखिए केचुए में क्या बताना है? क्लाइटेलम। ये कौन से खंडों में पाया जाता है? तो ऑप्शन देखिए 12, 13, 14 खंड, 13, 14, 15 खंड और 14, 15, 16 खंड, 16, 17, 18 खंड। तो देखिए केचुए में क्लाइटेलम कौन से खंड पे पाए जाते हैं? 14, 15, 16वें खंड पे। कौन से दोस्तों? 14, 15 और 16वें खंड पे केचुए में क्लाइटेलम पाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, केचुए में से दोस्तों हर बार एक क्वेश्चन जेट में पूछा ही जाता है। तो जो इसकी विशेषता होती है केचुए की, उनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। आगे देखिए अपना सातवां क्वेश्चन है, वर्गीकरण हेतु नामकरण की द्विनाम पद्धति किसने दी थी? तो देखिए ऑप्शन, द्विनाम पद्धति बताना है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है कैरोलस लिनियस, सेकंड ऑप्शन है बेंथम एवं हुकर, थर्ड ऑप्शन है स्टीफन और चौथा ऑप्शन है डिकेंडोल। तो देखिए वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति किसने दी थी? कैरोलस लिनियस ने। किसने दी थी दोस्तों? कैरोलस लिनियस ने दी थी द्विनाम पद्धति। आगे देखिए अपना आठवां क्वेश्चन है, प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं जी, वो बताना आपको। तो देखिए बाज एवं टाइगर, मछली एवं व्हेल, सांप एवं मेंढक, पशु एवं कीट। तो देखिए प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन से जीव आते हैं दोस्तों? पशु एवं कीट। कौन से? पशु एवं कीट है, ये प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से? कैटल एंड इंसेक्ट्स, पशु एवं कीट। आगे देखिए नौवां क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि पर अनुकूल प्रभाव डालने वाले सूक्ष्म जीवों का समूह बताना है आपको को। तो देखिए ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है अपना, फर्स्ट ऑप्शन है एजोला, नीलरी सेवाल, अमीबा। सेकंड क्या है? एजेटोबैक्टर, एजोला, प्लाज्मोडियम। थर्ड ऑप्शन है एजेटोबैक्टर, एजोला, नीलरी सेवाल और फोर्थ ऑप्शन क्या है? पैरामीशियम, एजेटोबैक्टर, नीलरी सेवाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी पौधों की वृद्धि पर अनुकूल प्रभाव डालने वाले सूक्ष्म जीव कौन से हैं? एजेटोबैक्टर, एजोला और नीलरी सेवाल। कौन कौन से हैं? एजेटोबैक्टर, एजोला और नीलरी सेवाल। ये क्या करते हैं? पौधों की वृद्धि पर अनुकूल प्रभाव डालते हैं। तो देखिए आगे वाला अपना आठवां क्वेश्चन है, सिट्रस कैंकर रोग का कारक है। देखिए सिट्रस कैंकर रोग है, इसका कारक बताना है आपको। ऑप्शन देख लीजिए, फ्यूजेरियम उडम, अल्टरनेरिया, जेंथोमोनास सिट्री, पक्सीनिया। तो देखिए सिट्रस कैंकर रोग है, इसका कारण बताना है दोस्तों। ये सिट्रस फ्रूट होते हैं, उनमें दोस्तों ये रोग लगता है सिट्रस कैंकर। तो इसका कारक बताना है, तो इसका कारक क्या है? जेंथोमोनास सिट्री। क्या है दोस्तों सिट्रस कैंकर का कारक? जेंथोमोनास सिट्री। आगे देखिए 11वां क्वेश्चन अपना, निषेचन निम्न प्रक्रिया है। निषेचन कौन सी प्रक्रिया है वो बताना। ऑप्शन देखिए, प्राकेंद्रों का संलयन, विभिन्न जाति के दो युग्मकों का संलयन, एक ही जाति के दो युग्मकों का संलयन और युग्मकों का निर्माण। तो देखिए निषेचन प्रक्रिया क्या है? निषेचन प्रक्रिया एक ही जाति के दो युग्मकों का संलयन। क्या है दोस्तों? एक ही जाति के दो युग्मकों का जो संलयन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? निषेचन। आगे देखिए अपना दोस्तों 12वां क्वेश्चन है, निम्न में लिंग निर्धारण 100 प्रकार का होता है। देखिए दोस्तों 100 प्रकार का लिंग निर्धारण किसमें होता है ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए आप, ग्रास होपर यानी टिड्डी, सेकंड ऑप्शन है तिलचट्टा, थर्ड ऑप्शन है ड्रोसोफिला और चौथा ऑप्शन क्या है? केचुआ। तो दोस्तों 100 प्रकार का लिंग निर्धारण किसमें होता है? 100 प्रकार का लिंग निर्धारण जो होता है दोस्तों ग्रास होपर या टिड्डी में। किसमें होता है? ग्रास होपर या टिड्डी में 100 प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से कौन सा पादप उत्तक संवर्धन के जनक माने जाते हैं। देखिए पादप उत्तक संवर्धन के जनक बताने हैं आपको, तो देख लीजिए ऑप्शन गोटलिब हेबरलैंड्स, आई के वासिल, एस के माहेश्वरी मुरासिगे। तो देखिए निम्न में से पादप उत्तक संवर्धन के जनक कौन से दोस्तों, गोटलिब हेबरलैंड्स। कौन से दोस्तों, गोटलिब हेबरलैंड्स है, ये क्या है, पादप उत्तक संवर्धन के जनक माने जाते हैं। देखिए दोस्तों जो भी मैं आंसर आपको बता रहा हूँ वो आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, यानी जेट के द्वारा जो आंसर की रिलीज की गई थी उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सारे आंसर बता रहा हूँ। आगे वाला क्वेश्चन देखिए अपना 14वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी में निम्न पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। देखिए ऐसा कौन सा पिरामिड है जो हमेशा सीधा बनता है। तो देखिए ऑप्शन जेओबार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, संख्या का पिरामिड, चारागाह का पिरामिड। तो देखिए ऊर्जा का पिरामिड है, हमेशा सीधा बनता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, आपको जो पारिस्थितिकी वाला जो दोस्तों ये चैप्टर है इसको आपको अच्छे से क्लियर कर देना है। इसमें से एक क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है, ऊर्जा का पिरामिड हो गया या दूसरा पिरामिड कोई सा पूछ लेते हैं, जेओबार का पिरामिड। तो देखिए आपको अच्छे से याद रखना है ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है दोस्तों, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, आगे वाला क्वेश्चन देखिए 15वां क्वेश्चन, किट रोग किस कवक गण के सदस्यों द्वारा होता है। कौन सा रोग दोस्तों, किट रोग बताना है। किट रोग किस कवक गण के सदस्यों द्वारा होता है। तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए आप, यूरिडिनेल्स, अस्टिलिजेंस, कार्टिडेल्स और एरिसाइफेल्स। तो दोस्तों क्या बताना है, किट रोग। तो देखिए किट रोग किस कवक गण के सदस्यों द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों जो किट रोग होता है यूरिडिनेल्स, किसके द्वारा, यूरिडिनेल्स कवक का गण है, इसके सदस्यों द्वारा कौन सा रोग होता है, किट रोग। कौन सा, किट रोग। तो आपको ध्यान रखना है यूरिडिनेल्स जो कवक का गण है इसके द्वारा किट रोग होता है। आगे वाला 16वां क्वेश्चन देखिए, अंडोत्सर्ग के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है। अंडोत्सर्ग के लिए आवश्यक हार्मोन बताना आपको, ऑप्शन देख लीजिए, एफएसएच यानी फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो देखिए अंडोत्सर्ग के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है दोस्तों, एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये क्या है, अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी है। तो आपको ध्यान रखना है एलएच हार्मोन है, ये किसके लिए उत्तरदायी है, अंडोत्सर्ग के लिए। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, श्वसनिकाओं एवं फेलोपियन ट्यूब का स्तर निम्न उपकला से बना होता है। दोस्तों देखिए श्वसनिकाओं और जो फेलोपियन ट्यूब होती है इसका स्तर बताना है कि कौन सी उपकला से बना होता है। तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए आप, आयतफल की उपकला, स्तंभकार उपकला, रोमक उपकला और स्क्वेस यानी सल की उपकला। तो देखिए कौन सी उपकला से बना होता है श्वसनिकाओं और फेलोपियन ट्यूब का स्तर, कौन सी उपकला से बना होता है दोस्तों, रोमक उपकला से। कौन सी, रोमक उपकला से बना होता है। कौन सा, श्वसनिकाओं एवं फेलोपियन ट्यूब होती है उसका स्तर कौन सी उपकला से बना होता है, रोमक उपकला से। आपको ध्यान रखना रोमक उपकला से बना होता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए आप, प्रथम स्थलीय पादप जिनमें संवहन बंडल पाए जाते हैं। कौन सा, प्रथम स्थलीय पादप बताना है जिनमें क्या पाया जाता है, संवहन बंडल पाया जाता है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन ब्रायोफाइट्स, सेकंड ऑप्शन टेरिडोफाइट्स और थर्ड ऑप्शन अनावर्तबीजी, फोर्थ ऑप्शन आवर्तबीजी। तो दोस्तों प्रथम स्थलीय पादप जिसमें संवहन बंडल पाए जाते हैं कौन सा है, टेरिडोफाइट्स। कौन सा है दोस्तों, टेरिडोफाइट्स। आपको ध्यान रखना है टेरिडोफाइट्स। आगे वाला ऑप्शन देखिए, सर्टोली कोशिकाओं का महत्व होता है। देखिए 19वां क्वेश्चन है, सर्टोली कोशिकाओं का महत्व उत्सर्जन में, पोषण में, शोषण में, निषेचन में। तो सर्टोली कोशिकाओं का महत्व किसमें होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है सर्टोली कोशिकाओं का महत्व पोषण में, किसमें, सर्टोली कोशिकाओं का महत्व होता है पोषण में। आगे वाला क्वेश्चन देखिए 20वां, फेफड़ों में श्वास नली की शाखा का अंतिम भाग है। फेफड़ों में श्वास नली की शाखा का अंतिम भाग बताना है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन श्वसनिकाएं, प्रमुख श्वसनी, वायु कूपिकाएं, श्वसनिया। तो दोस्तों कौन सा फेफड़ों में श्वास नली की शाखा का अंतिम भाग, वो दोस्तों वायु कूपिकाएं। कौन सा दोस्तों, वायु कूपिकाएं है फेफड़ों में श्वास नली की शाखा का अंतिम भाग है, कौन, वायु कूपिकाएं। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्मतम जीव जो वृद्धि, विभाजन एवं जनन का गुण रखता है। कौन सा दोस्तों, सूक्ष्मतम जीव जो वृद्धि, विभाजन एवं जनन का गुण रखता है। ऑप्शन देख लीजिए, जीवाणु, एक्टिनोमाइसिटीज, विषाणु, माइक्रोप्लाज्मा। कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों इसको, माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा क्या होता है, सूक्ष्मतम जीव है जो वृद्धि, विभाजन एवं जनन का गुण रखता है। कौन रखता है दोस्तों, माइक्रोप्लाज्मा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए आप, जेनेटिक इंजीनियरिंग में दाता के डीएनए खंड को ग्रहण करने वाला उपयुक्त ग्राही है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, आप दोबारा देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग में दाता के डीएनए खंड को ग्रहण करने वाला उपयुक्त ग्राही बताना है। तो देखिए ऑप्शन यीस्ट, बेसिलस सब्टिलस, स्टिरचिया कोलाई, बैक्टीरियोफेज। तो दोस्तों देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में दाता के डीएनए खंड को ग्रहण करने वाला उपयुक्त ग्राही कौन सा है, ये होता है दोस्तों स्टिरचिया कोलाई। कौन सा, स्टिरचिया कोलाई होता है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में दाता के डीएनए खंड को ग्रहण करता है, कौन, स्टिरचिया कोलाई। आगे वाला क्वेश्चन देखिए आप, स्तनधारी जंतुओं में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है, ऑप्शन देखिए अंडाशय में, गर्भाशय में, भग में और फेलोपियन ट्यूब में। तो देखिए स्तनधारी जंतुओं में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, ये होती है दोस्तों फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ संपन्न होती है, फेलोपियन ट्यूब में। आगे वाला क्वेश्चन देखिए अपना 24वां क्वेश्चन है, ग्रामीण लोगों द्वारा पेड़ों से लिपटकर उन्हें काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था दोस्तों, सामाजिक वानिकी, झूम खेती, संयुक्त वन आंदोलन, चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन था, चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन था दोस्तों, चिपको आंदोलन। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, कोशिका के कौन से भाग में पाइरूवेट से CO2 ऊर्जा व पानी बनते हैं।
तो दोस्तों कौन से भाग में बनते हैं कोशिका के, कौन से भाग में पायरुवेट से CO2 व ऊर्जा व पानी बनते हैं, कौन से भाग में बनते हैं? ऑप्शन देखिए हरित लवक, अंतःपर्दवी जाली की माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक। कौन से भाग में बनते हैं? ये बनते हैं दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन से भाग में? माइटोकॉन्ड्रिया में। आपको ध्यान रखना है कोशिका का जो पायरुवेट से CO2 कौन से भाग में बनते हैं? CO2 से ऊर्जा व पानी माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे बात दोस्तों आपको बताना है, देखिए 26वां क्वेश्चन है, निम्न में से वर्गीकरण का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए आप वर्गीकरण का सही क्रम का। फर्स्ट ऑप्शन है वर्ग गण वंश कुल, सेकंड ऑप्शन है वर्ग गण कुल वंश, थर्ड ऑप्शन है कुल गण वर्ग वंश, और फोर्थ ऑप्शन क्या है? गण वर्ग कुल वंश। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी वर्गीकरण का सही क्रम कौन सा है, तो वो देख लीजिए आप। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले क्या आएगा? वर्ग, फिर क्या आएगा? गण, फिर क्या आएगा? कुल, फिर क्या आएगा? वंश। तो देखिए सेकंड वाला इसका सही होगा, यानी वर्गीकरण का सही क्रम क्या है? सबसे पहले क्लास आएगी, फिर ऑर्डर आएगा, फिर फैमिली आएगी, फिर क्या आएगा दोस्तों? वंश, यानी दोस्तों जीनस आएगा। तो आपको अच्छे से इनको ध्यान रखना है। देखिए वर्गीकरण का सही क्रम क्या होगा? वर्ग गण कुल वंश। आगे देखिए आप, आगे वाला क्वेश्चन, मूंगफली का टिक रोग। देखिए मूंगफली का टिक रोग निम्न में से किसके द्वारा होता है? देखिए मूंगफली का टिक रोग है किसके द्वारा होता है? तो देखिए ऑप्शन है स्केलोस्पेरा से, एस्परजिलस से, जेंथोमोनास से, सर्कोस्पेरा स्पीशीज से। तो देखिए मूंगफली का जो टिक रोग होता है, कौन सा रोग दोस्तों? मूंगफली का टिक रोग किससे होता है दोस्तों? सर्कोस्पेरा स्पीशीज से। किससे होता है? सर्कोस्पेरा स्पीशीज की कवक से होता है मूंगफली का टिक रोग। आपको ध्यान रखना है किससे? मूंगफली का टिक रोग जो सर्कोस्पेरा स्पीशीज की कवक होती है इससे होता है। आगे वाला 28वां क्वेश्चन देखिए, वायरस मुक्त पादप उत्पन्न किए जा सकते हैं। देखिए वायरस मुक्त पादप उत्पन्न किससे किए जा सकते हैं? तो ऑप्शन देखिए भ्रूण संवर्धन से, परागकोश संवर्धन से, बीजांड संवर्धन से, विभज्योतक संवर्धन से। तो देखिए वायरस मुक्त पादप है किससे उत्पन्न किए जा सकते हैं दोस्तों? तो ये किए जा सकते हैं दोस्तों विभज्योतक संवर्धन से। किससे? विभज्योतक जो संवर्धन होता है इससे क्या करते हैं अपन? वायरस मुक्त पादप तैयार करते हैं। अपना आगे वाला क्वेश्चन है, वह जंतु जिसमें श्वसनांग, उत्सर्जन अंग एवं परिसरण अंग नहीं पाया जाता। क्या क्या दोस्तों? वह जंतु जिसमें क्या क्या श्वसनांग, उत्सर्जन अंग एवं परिसरण अंग नहीं पाए जाते। तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए आप। सबसे पहला ऑप्शन है फीताकृमि, सेकंड ऑप्शन है स्पंज, थर्ड ऑप्शन है धागाकृमि, और फोर्थ ऑप्शन है यकृतकृमि। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी श्वसनांग, उत्सर्जन अंग और परिसरण अंग है किसमें नहीं पाए जाते? स्पंज होता है, स्पंज में ये सब नहीं पाए जाते। किसमें नहीं पाए जाते? स्पंज में। आपको ध्यान रखना है किसमें नहीं पाए जाते दोस्तों? स्पंज में ये सब नहीं पाए जाते। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, जीव द्रव्यों के संलयन में प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन है कौन सा दोस्तों? जीव द्रव्यों के जो संलयन होता है उसमें प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन बताना है आपको। सबसे पहला ऑप्शन है अपना सोर्बिटोल, सेकंड ऑप्शन क्या है? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, थर्ड ऑप्शन है अगर, और फोर्थ ऑप्शन क्या है? सुक्रोज। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी जीव द्रव्यों के संलयन में प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कौन सा है दोस्तों? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। क्या है दोस्तों? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल है। ये जीव द्रव्यों के किसमें काम आता है? संलयन में प्रयुक्त किया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, अमीबा किसकी सहायता से गमन करता है? देखिए अमीबा होता है, अमीबा का गमन बताना है। तो देखिए ऑप्शन सीलिया, कसाबिका, कूटपाद, रिक्तिका। तो देखिए अमीबा का गमन किससे होता है? कूटपाद से। किसके होता है दोस्तों? कूटपाद होते हैं, कूटपाद से अमीबा का गमन होता है। आगे वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि कॉकरोच होती है, कॉकरोच के मुखांग किस प्रकार के होते हैं? क्या बताना है दोस्तों? कॉकरोच के मुखांग होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं? किस प्रकार के होते हैं दोस्तों? ऑप्शन दे रखे, बेदी व चूसक प्रकार के, चूसक व साइफन प्रकार के, और चबाने व काटने वाले, चूसक व पकड़ने वाले। तो देखिए कॉकरोच के जो मुखांग होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं? कॉकरोच के मुखांग होते हैं दोस्तों चबाने व काटने वाले। किस प्रकार के? कॉकरोच के मुखांग होते हैं चबाने और काटने वाले। ये देखिए इधर च्यूइंग एंड बिटिंग टाइप के कॉकरोच के मुखांग होते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखिए आप, अम्ल वर्षा होने का कारण निम्न है। देखिए अम्लीय वर्षा होती है उसका कारण बताना है। तो देखिए ऑप्शन NO2 SO2 की अधिकता, NH3 की अधिकता, CO2 की अधिकता, CO की अधिकता। तो देखिए अम्लीय वर्षा किसकी अधिकता से होती है? NO2 व SO2 की अधिकता से अम्लीय वर्षा होती है। किसकी दोस्तों? NO2 और SO2 की अधिकता से क्या होता है दोस्तों? अम्लीय वर्षा होती है। तो अपना आगे वाला क्वेश्चन है, बाजरे का वानस्पतिक नाम बताइए। देखिए बाजरे का वानस्पतिक नाम बताना आपको, यानी बोटेनिकल नेम बताना है आपको। जितनी भी क्रॉप्स है उनके बोटेनिकल नेम आपको याद कर लेना है। 1 से 2 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब देखिए बायोलॉजी में बोटेनिकल नेम पूछा गया है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है टिट्रिकम एस्टिवम, सेकंड ऑप्शन है पेनिसिटम ट्राइफिडस, थर्ड ऑप्शन है सोरगम बाइकोलर, और फोर्थ ऑप्शन क्या है? होडियम वल्गेर। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टिट्रिकम एस्टिवम है ये गेहूं का बोटेनिकल नेम होता है। पेनिसिटम ट्राइफिडस ये किसका होता है दोस्तों? ये होता है बाजरे का। और सोरगम बाइकोलर जवार का, होडियम वल्गेर जौ का। तो आपको इनको सबको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी बाजरे का बोटेनिकल नेम क्या होगा? पेनिसिटम ट्राइफोडिस। क्या होगा दोस्तों? पेनिसिटम ट्राइफोडिस। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला तत्व है।
पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम। तो देखिए रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों? ये होता है कैल्शियम। कौन सा दोस्तों? कैल्शियम होता है, ये रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कैल्शियम। आगे वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप। चूर्णिल आसिता रोग उत्पन्न करने वाले सदस्यों का गण है। कौन सा दोस्तों? चूर्णिल आसिता रोग होता है, ये उत्पन्न करने वाले सदस्यों का गण बताना है आपको। ऑप्शन देख लीजिए, एरिसाइफेल्स, पेरेनोस्पेरेल्स, अस्टिलेजिनेल्स, यूरेसियल्स। तो देखिए चूर्णिल आसिता रोग है, ये उत्पन्न करने वाले सदस्यों का गण बताना है। तो इसका गण क्या होगा दोस्तों? एरिसाइफेल्स। कौन सा गण दोस्तों? एरिसाइफेल्स गण होता है, ये क्या करता है? चूर्णिल आसिता रोग उत्पन्न करता है। एरिसाइफेल्स गण के जो सदस्य होते हैं ये क्या करते हैं? चूर्णिल आसिता रोग उत्पन्न करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, केंचुए में श्वसन निम्न द्वारा किया जाता है। केंचुए में श्वसन बताना है। तो देखिए गिल्स यानी गलफड़ा, त्वचा, फेफड़े, श्वास नलिका। तो देखिए केंचुए में श्वसन किसके द्वारा होता है दोस्तों? केंचुए में श्वसन, केंचुए में श्वसन होता है दोस्तों त्वचा के द्वारा। किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा केंचुए में श्वसन होता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, चौला यानी लोबिया कौन से कुल का सदस्य? तो आपको सबको पता होगा चौला कौन से कुल का है दोस्तों? चौला फेबेसी कुल का है। किसका है? चौला फेबेसी कुल का, फेबेसी या लेगुमिनेसी कुल का है दोस्तों चौला। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, लिगामेंट यानी बंधन किन्हें जोड़ता है? लिगामेंट या बंधन किन्हें जोड़ता है? देखिए मांसपेशियों से त्वचा को, मांसपेशियों से अस्थि को, मांसपेशिया से मांसपेशिया को और अस्थि से अस्थि को। तो देखिए लिगामेंट किन्हें जोड़ता है दोस्तों? लिगामेंट जोड़ता है दोस्तों अस्थि से अस्थि से। किसको दोस्तों? लिगामेंट जोड़ता है अस्थि से अस्थि को। किससे जोड़ता है दोस्तों? बोन टू बोन। देखिए लिगामेंट बंधन किससे जोड़ता है? अस्थि से अस्थि को। आगे वाला अपना लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों बायोलॉजी का, एल्बुगो कैंडिडा रोग उत्पन्न करता है। देखिए एल्बुगो कैंडिडा रोग है, ये उत्पन्न करता है। किसमें उत्पन्न होता है दोस्तों? किससे उत्पन्न होता है? देखिए बाजरे का हरित वाली रोग, कुर्सीफेरी का श्वेत कीट रोग, गेहूं का सलक्कन रोग, बैंगन का लघुपिंड रोग। तो देखिए एल्बुगो कैंडिडा रोग है, किसमें उत्पन्न होता है दोस्तों? कुर्सीफिर का श्वेत कीट। क्या दोस्तों? एल्बुगो कैंडिडा है, कुर्सीफिर का श्वेत कीट रोग उत्पन्न करता है। क्या दोस्तों? आपको ध्यान रखना है, एल्बुगो कैंडिडा है, कुर्सीफिर का श्वेत कीट रोग उत्पन्न करता है। तो इसको अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ये हो गए दोस्तों अपने बायोलॉजी के क्वेश्चन। अब अपन सोल्व कर लेते हैं। देखिए आगे अपन केमिस्ट्री के क्वेश्चन। तो देखिए अपने केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको दोस्तों एग्जाम पैटर्न पता होगा, यदि नहीं है तो आप एग्रीकल्चर का पार्ट समझेंगे, उसमें मैंने पूरा कंप्लीट डिटेल से समझाया, वो पार्ट आप देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो देखिए अपना सबसे पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का कि देखिए द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं। देखिए द्रव विरोधी कोलाइड कौन से होते हैं वो बताने आपको। तो देखिए उत्क्रमणीय सोल, अनुत्क्रमणीय सोल, जल स्नेही सोल, द्रव स्नेही सोल। तो देखिए द्रव विरोधी कोलाइड कौन से होते हैं दोस्तों? द्रव विरोधी कोलाइड सोल होते हैं दोस्तों अनुत्क्रमणीय सोल। कौन से सोल होते हैं दोस्तों? द्रव विरोधी कोलाइड अनुत्क्रमणीय सोल होते हैं। कैसे दोस्तों? अनुत्क्रमणीय सोल। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, जब एसिटिमाइड को निम्नलिखित अभिकर्मक द्वारा अलग से क्रिया कराई जाती है तो इनमें से किससे मिथाइल एमीन प्राप्त होता है? तो देखिए PCl5, NaH, Br2 का जलीय विलयन, सोडा लाइम, गर्म सांद्र H2SO4। तो दोस्तों किससे प्राप्त होता है? देखिए ये प्राप्त होता है दोस्तों NaOH Br2 का जलीय विलयन से। किससे होता है? NaOH Br2 का जलीय विलयन से क्या प्राप्त होता है? देखिए ये प्राप्त होता है दोस्तों मिथाइल एमीन। आगे वाला क्वेश्चन देखिए आप, निम्न में से किसके द्वारा ज्वाला परीक्षण नहीं किया जाता? देखिए ज्वाला परीक्षण किसके द्वारा नहीं दिया जाता ये बताना आपको। तो देखिए ऑप्शन दे रखा है BeKSrNa। तो दोस्तों किसके द्वारा ज्वाला परीक्षण है नहीं दिया जाता है? किसके द्वारा नहीं दिया जाता दोस्तों? जो बेरिलियम होता है, बेरिलियम के द्वारा क्या ज्वाला परीक्षण नहीं दिया जाता। तो आपको ध्यान रखना है बेरिलियम के द्वारा ज्वाला परीक्षण नहीं दिया जाता। आगे वाला क्वेश्चन देखिए अपना, निम्न यौगिकों में से सबसे अधिक अम्लीय प्रकृति का है। इनमें से अम्लीय प्रकृति का बताना है। तो देखिए दोस्तों अम्लीय प्रकृति का कौन सा है दोस्तों? CH4 क्या है दोस्तों? अम्लीय प्रकृति का होता है। आपको ध्यान रखना है CH4 सर्वाधिक अम्लीय प्रकृति का है इनमें से। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, ब्राउनियन गति की खोज की थी। देखिए ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी दोस्तों? सबको पता होगा ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी दोस्तों? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, दही में औसत प्रोटीन प्रतिशत होता है। क्या बताना है दोस्तों? दही में औसत प्रोटीन बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 3.2 से 3.5। कितना होता है दोस्तों दही में प्रोटीन? दही में औसत प्रोटीन होता है 3.2 से और 3.4%। कितना प्रोटीन होता है दोस्तों? 3.2 से 3.4% दही में प्रोटीन होता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, एल्डिहाइड से कीटोन का विभेद निम्नलिखित के उपयोग से कर सकते हैं। देखिए एल्डिहाइड से कीटोन का विभेद अपन किससे कर सकते हैं? देखिए ऑप्शन सांद्र H2SO4 से, फेलिंग विलियन से, पायरोगेनोल से, गिरगिनार्ड अभिकर्मक से। तो दोस्तों एल्डिहाइड से कीटोन का विभेद किसके द्वारा करते हैं? ये करते हैं दोस्तों फेलिंग विलियन से। किससे करते हैं दोस्तों? फेलिंग विलियन से एल्डिहाइड से कीटोन का विभेदन करते हैं। आगे वाला अपना 8वां क्वेश्चन है दोस्तों केमिस्ट्री का, अभिक्रिया का वेग बढ़ाने में उत्प्रेरक का मुख्य कार्य है। देखिए अभिक्रिया का यदि वेग बढ़ाना है तो उत्प्रेरक का मुख्य कार्य बताना है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए आप, अगर अभिक्रिया की दर में वृद्धि, अभिक्रिया पथ में परिवर्तन जिससे अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा घट जाती है, उस तापमान को घटाना जिस पर अभिक्रिया संपन्न होती है, अभिकारक अणुओं की ऊर्जा में वृद्धि। तो दोस्तों 8वां क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों?
देखिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अभिक्रिया पथ में परिवर्तन, जिससे क्या होगा, अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा घट जाएगी। तो देखिए अभिक्रिया का वेग बढ़ाने में उत्प्रेरक का मुख्य कार्य क्या होता है, अभिक्रिया पथ में परिवर्तन, जिससे अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा घट जाती है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए अपना 9वां क्वेश्चन है, कीटोनो एवं हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया से साइनोहाइड्रिन बनना उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापी अभिक्रिया का, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापी अभिक्रिया का। तो दोस्तों कीटोनो एवं हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया से साइनोहाइड्रिन बनना किसका उदाहरण है दोस्तों, किसका उदाहरण है दोस्तों, 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, ये उदाहरण है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का। किसका है दोस्तों, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का है। देखिए अपना 10वां क्वेश्चन है, NH2- का संयुग्मी अम्ल बताना है। दोस्तों ये संयुग्मी अम्ल और सार होते हैं, इनको आपको याद कर लेना है, इनमें से भी एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो देखिए NH2- का संयुग्मी अम्ल बताना है आपको, तो देख लीजिए ऑप्शन NH4+, NH3, NH2OH, N2H2। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा 10वें क्वेश्चन का, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों NH3। क्या होगा, NH3 NH2- का संयुग्मी अम्ल है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए अपना, सौरभिक अम्ल एवं प्रोपेनिक अम्ल के लवण है। क्या दोस्तों, सौरभिक अम्ल एवं प्रोपोनिक अम्ल के लवण बताने हैं आपको, प्रतिऑक्सीकारक, खाद्य परिरक्षक, खाद्य रंग अपमार्जक। तो दोस्तों क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर 11वें क्वेश्चन का, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा खाद्य परिरक्षक है। ये सौरभिक अम्ल और प्रोपोनिक जो अम्ल होते हैं इसके लवण होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, खाद्य परिरक्षक। क्या दोस्तों, खाद्य परिरक्षक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, यूरिया की कितनी मात्रा 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रदान करती है। कितनी दोस्तों, यूरिया की कितनी मात्रा 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रदान करती है। 130.43 किलोग्राम, 100 किलो, 110.43 किलोग्राम, 150.43 किलोग्राम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, कितनी दोस्तों, यूरिया की कितनी मात्रा 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रदान करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, 130.43 किलोग्राम। कितना दोस्तों, 130.43 किलोग्राम प्रति, कितना दोस्तों, 130.43 किलोग्राम। दोस्तों ये सब मैं आंसर जो आपको बता रहा हूँ, ये जेट की जो ऑफिशियल आंसर की है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये सारे आंसर बता रहा हूँ। तो देखिए आगे वाला क्वेश्चन देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है। कितना होता है दोस्तों, करीब 3 गुना, करीब 2 गुना, घटता है, समान रहता है। तो दोस्तों कितना होता है, करीब 2 गुना। कितना हो जाता है दोस्तों, किसी रासायनिक अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कितना होता है, करीब 2 गुना हो जाता है। आपको ध्यान रखना है। आगे वाला देखिए अपना 14वां क्वेश्चन है, देखिए 14वां क्वेश्चन देख लीजिए आप, पौधों की जड़ें पोटेशियम का अवशोषण करती है। देखिए पौधों की जड़ें होती है, पोटेशियम का अवशोषण किस रूप में करती है, K2O के रूप में, KNO3 के रूप में, K+ के रूप में, K2SO4 के रूप में। तो किसके रूप में करती है दोस्तों, K+ के रूप में। किसके रूप में, K+ के रूप में करती है पौधे की जड़ें पोटेशियम का अवशोषण। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, कौन सी फसल में पोटेशियम पोषण के लिए म्यूरेट ऑफ पोटाश की सिफारिश नहीं की जाती। कौन सी फसल में नहीं की जा सकती दोस्तों, पोटेशियम किसकी दोस्तों, म्यूरेट ऑफ पोटाश की सिफारिश यानी नहीं देते। कौन सी फसल में, गेहूं, मक्का, सोयाबीन, आलू। तो कौन सी फसल में नहीं देते दोस्तों, आलू होती है, आलू में क्या नहीं देते अपन, म्यूरेट ऑफ पोटाश है, ये नहीं देते। देखिए किसमें दोस्तों, आलू में। आगे वाला क्वेश्चन देखिए आप, निम्न में से किस पोषक तत्व की ऊर्जा भंडारण एवं स्थानांतरण में भूमिका होती है। किसकी दोस्तों, नाइट्रोजन, फास्फोरस, निकेल, मैग्नीशियम। किसकी दोस्तों, पोषक तत्व की ऊर्जा भंडारण एवं स्थानांतरण में भूमिका कौन से पोषक तत्व की होती है दोस्तों, ये होती है दोस्तों फास्फोरस होता है। कौन सा दोस्तों, फास्फोरस होता है, फास्फोरस की भूमिका होती है किसमें दोस्तों, पोषक ऊर्जा भंडारण एवं स्थानांतरण में। आगे वाला क्वेश्चन देखिए 17वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विधि एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होती है। एल्यूमिनियम कौन सी दोस्तों, एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए जो विधि होती है वो विधि बतानी है दोस्तों आपको। तो देखिए आपको ध्यान रखना है, संगलित AlO3 एवं क्रायोलाइट का वैद्युत अपघटन करना। कौन सा दोस्तों, संगलित AlO3 एवं क्रायोलाइट का वैद्युत अपघटन है, ये एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त विधि है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अमोनिया की प्रकृति होती है। दोस्तों अमोनिया की प्रकृति बतानी है आपको। तो देखिए पिरामिड, चतुष्फलकीय, त्रिकोणीय पिरामिड। तो देखिए दोस्तों अमोनिया की प्रकृति कैसी होती है, त्रिकोणीय पिरामिड। कैसी होती है दोस्तों, अमोनिया की प्रकृति, अमोनिया की प्रकृति होती है दोस्तों त्रिकोणीय पिरामिडीय। कैसी होती है दोस्तों, त्रिकोणीय पिरामिडीय। आगे देखिए 19वां क्वेश्चन अपना, टेफ्लॉन। क्या दोस्तों, टेफ्लॉन प्राप्त करने के लिए जिस एकलक अणु का उपयोग किया जाता है वह है। देखिए टेफ्लॉन प्राप्त करने के लिए किस एकलक अणु का उपयोग किया जाता है, टेट्राफ्लोरोइथिन, एक्रोनाइट्राइल, आइसोप्रीन, विनाइल क्लोराइड। तो देखिए टेफ्लॉन प्राप्त करने के लिए किस एकलक अणु का उपयोग होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों, किसका होता है दोस्तों, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। किसका दोस्तों, टेट्राफ्लोरोइथीन। किसका दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। देखिए टेफ्लॉन प्राप्त करने के लिए कौन सी एकलक इकाई का प्रयोग होता है, टेट्राफ्लोरोइथीन। किसका दोस्तों, टेट्राफ्लोरोइथीन।
आगे वाला क्वेश्चन देखिए आप दोस्तों, 20वां क्वेश्चन है अपना, सल्फाइड एस्को के सांद्रण में व्यापक रूप से कौन सी विधि प्रयुक्त होती है। देखिए सल्फाइड एस्को का यदि अपन को सांद्रण करना है तो व्यापक रूप से कौन सी विधि प्रयुक्त होती है। झाग पल्लवन, चुंबकीय पृथक्करण, निक्षालन, गुरुत्वीय पृथक्करण। दोस्तों कौन सी विधि प्रयुक्त होती है, झाग पल्लवन। किसमें दोस्तों, सल्फाइड एस्को का यदि अपन को सांद्रण करना है तो झाग पल्लवन विधि यूज होती है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी एक स्थूल कार्बनिक खाद नहीं है। कौन सी दोस्तों, स्थूल कार्बनिक खाद नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ब्लड मील, मीट मील, मछली की खाद, हरी खाद। तो देखिए दोस्तों स्थूल कार्बनिक खाद कौन सी नहीं है, हरी खाद। हरी खाद है, स्थूल कार्बनिक खाद नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ग्लूकोज अणु। देखिए ग्लूकोज अणु है C6H12O6 का आणविक द्रव्यमान होगा। दोस्तों ग्लूकोज का आपको आणविक द्रव्यमान बताना है तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए आप, 342U, 110U, 90U, 180U। तो देखिए ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों, 180U। कितना होता है दोस्तों ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान, 180U। आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निर्जलीकृत Na2CO3 को कहा जाता है। देखिए निर्जलीकृत यदि Na2CO3 है तो उसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों, उसको कहेंगे अपन सोडा एस। क्या कहेंगे दोस्तों, सोडा एस। निर्जलीकृत Na2SO3 है उसको अपन सोडा एस बोलेंगे। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, O2 माइनस। देखिए O2 माइनस ऋणायन सम इलेक्ट्रॉनी है। देखिए दोस्तों O2 माइनस ऋणायन है तो सम इलेक्ट्रॉनी बताना है दोस्तों। F प्लस N2 माइनस, F माइनस N3 माइनस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों F माइनस। कितना दोस्तों, F माइनस है इसका राइट आंसर क्या, किसका दोस्तों, O2 यदि ऋणायन सम इलेक्ट्रॉनी है तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, F माइनस यानी फ्लोरीन माइनस। आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्रोमियम का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है 3D। तो देखिए दोस्तों ये अपवाद है, क्रोमियम हो गया। और तो दोस्तों इनको आपको अच्छे से याद ही कर लेना है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है दोस्तों, 3d5 4s1। कितना होता है दोस्तों, 3d5 4s1 क्रोमियम का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। आपको याद रख लेना है, ये अपवाद है, कई बार पूछ लेता है। 26वां क्वेश्चन है, वात्या भट्टी में आयरन ऑक्साइड अपचेत होता है। देखिए वात्या भट्टी होती है, वात्या भट्टी में आयरन ऑक्साइड किससे अपचेत होता है। तो देखिए ऑप्शन SiO2 द्वारा, C द्वारा, CO द्वारा, CaCO3 द्वारा। तो देखिए दोस्तों इनमें से जो ये ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कोई सा भी सही नहीं होगा, यानी दोस्तों इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। क्या दोस्तों, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था यदि इसमें ऑप्शन Fe2O3 होता। क्या दोस्तों, यदि इसमें ऑप्शन Fe2O3 होता तो वो राइट होता, लेकिन दोस्तों ऑप्शन में Fe2O3 नहीं है तो दोस्तों फिर इस क्वेश्चन को क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया गया था। वैसे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, Fe2O3 जो ऑप्शन में नहीं है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, 26वां क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन क्या डिलीट हो गया था। वैसे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, Fe2O3। ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों इसमें कोई सा ही नहीं होगा तो इसको डिलीट कर दिया गया था। देखिए बंध रहित अनुनाद हो जाना जाता है। देखिए बंध रहित अनुनाद होता है वो किससे जाना जाता है। देखिए प्रेरणिक प्रभाव से, मेसोमेरिक प्रभाव से, त्रिविम प्रभाव से, अतिसंयुग्मन प्रभाव से। किससे जाना जाता है दोस्तों, ये जाना जाता है अतिसंयुग्मन प्रभाव से। किससे दोस्तों, बंध रहित अनुनाद जाना जाता है। किससे जाना जाता है दोस्तों, अतिसंयुग्मन प्रभाव से। किससे जाना जाता है दोस्तों, अतिसंयुग्मन प्रभाव से। आगे वाला क्वेश्चन देखिए अपना 18वां, निम्न अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद। देखिए जो है ये अभिक्रिया दे रखी है CH3CH डबल बॉन्ड CH HBr की उपस्थिति में। तो देखिए इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद आपको बताना है। तो दोस्तों इसका मुख्य उत्पाद क्या होगा, इसका मुख्य उत्पाद होगा दोस्तों फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर होगा, यानी CH3CH2CH2Bi। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया गया था। देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम है किसके द्वारा दिया गया था, ये आपको बताना है। तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया था, एंटोनी लेओजियर द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, एंटोनी लेओजियर द्वारा क्या दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, K2MnO4 में Mn का ऑक्सीकरण अंक है। देखिए K2MnO4 है, इसमें Mn का आपको ऑक्सीकरण अंक बताना है दोस्तों। तो Mn का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा दोस्तों, Mn का ऑक्सीकरण दोस्तों +6 होगा। कितना दोस्तों, +6 है। K2MnO4 में Mn का ऑक्सीकरण यानी मैग्नीज का ऑक्सीकरण कितना होगा दोस्तों, +6। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसके द्वारा उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 प्रदर्शित की जाती है। देखिए किसके द्वारा दोस्तों +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित की जाती है, CO, CR, Mn, V। तो देखिए किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, देखिए दोस्तों जो +7 ऑक्सीकरण अवस्था है किसके द्वारा प्रदर्शित की जाएगी, Mn के द्वारा। किसके द्वारा, Mn के द्वारा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती, यह कहलाता है। देखिए कौन सा नियम है, किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। ये कौन सा नियम है दोस्तों, हुंड का नियम, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत, हाफ भाव का सिद्धांत। तो दोस्तों ये कौन सा नियम है दोस्तों, आपको बताना है किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। कौन सा नियम है दोस्तों, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। कौन सा दोस्तों, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से प्रतिचुंबकीय, देखिए प्रतिचुंबकीय बताना है। ऑप्शन दे रखा है Cu2+, Zn2+, Cr2+,
Ti2+। तो देखिए प्रतिचुंबकीय कौन सा दोस्तों, Zn2+। जो ये ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से प्रतिचुंबकीय कौन सा है, Zn2+। आगे वाला क्वेश्चन देखिए अपना दोस्तों, कार्ब एनाइन का अपेक्षित स्थायित्व क्रम है। देखिए कार्ब एनाइन का आपको स्थायित्व क्रम बताना है दोस्तों। इनमें से जो ये ऑप्शन दे रखे हैं आप ऑप्शन देख लीजिए अच्छे से। कार्ब एनाइन का स्थायित्व का क्रम बताना है। तो दोस्तों स्थायित्व का राइट आंसर क्या होगा इसका, देखिए प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। क्या होगा दोस्तों, सेकंड वाला से हो जाएगा। कार्ब एनाइन का अपेक्षित स्थायित्व का क्रम क्या होगा, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अपना 35वां क्वेश्चन है, यदि मृदा की विद्युत चालकता 4 डेसिमल से अधिक, पीएच मान 8.5 से अधिक व विनम्यशील सोडियम 15 से अधिक है तो मृदा को माना जाता है। देखिए दोस्तों यानी विद्युत चालकता भी 4 डेसिमल से अधिक है, पीएच भी 8.5 से अधिक है और विनम्यशील सोडियम है वो भी 15 से अधिक है। तो मृदा कौन सी मानी जाएगी दोस्तों, लवणीय मृदा, अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा। लवणीय क्षारीय मृदा कौन सी मृदा मानी जाती है दोस्तों, जब सब कुछ अधिक होता है तो वो मानी जाती है दोस्तों लवणीय क्षारीय मृदा। ये भी दोस्तों आपको याद कर लेना है, लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा और लवणीय क्षारीय मृदा का जो मान है ये इनमें से भी एक क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है। तो कौन सा होगा दोस्तों, लवणीय क्षारीय मृदा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अपना 36वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जैव उर्वरक है। दोस्तों इनमें से जैव उर्वरक बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, एंजियोस्पेरिलम, मानव मल, ट्राइकोडर्मा, एनपीवी। तो दोस्तों इनमें से कौन सा जैव उर्वरक है दोस्तों, जो ये ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों इनमें से जैव उर्वरक है एंजियोस्पेरिलम। कौन सा दोस्तों, एंजियोस्पेरिलम है ये जैव उर्वरक है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा सूचक पीएच परास 8.3 से 10 में कार्य करता है। यानी 8.3 से और 10 पीएच परास के बीच में कौन सा पीएच सूचक कार्य करता है। फिनोल रेड, फिनोप्थेलिन, मिथाइल रेड और मिथाइल ऑरेंज। तो दोस्तों कौन सा कार्य करता है दोस्तों इनमें से, दोस्तों फिनोप्थेलिन है। फिनोप्थेलिन क्या 8.3 पीएच से 10 पीएच के बीच में कार्य करता है। कौन दोस्तों, फिनोप्थेलिन। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि यार यदि आप और पेपर देखना चाहते हो या जेट की कट ऑफ देखना चाहते हो तो यार वो वीडियो देख लीजिएगा, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अपन ने पहले बहुत सारे पेपर सोल्व कर रखे हैं 2018, 19, 20 और आपको जो कट ऑफ है मिल जाएगी ऑफिशियल कट ऑफ 19, 20 की, तो वो देख लेना आप। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पूरी प्लेलिस्ट का। आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गाय के दूध में लैक्टोज को कहा जाता है। देखिए दोस्तों गाय का दूध होता है उसमें लैक्टोज को क्या कहा जाता है, अल्फा लेक्ट अल्बुलिन, बीटा लेक्टोअल्बुलिन, कैसीन, दुग्ध शर्करा। तो देखिए दोस्तों गाय के दूध में जो लैक्टोज होती है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, गाय के दूध में लैक्टोज को कहा जाता है क्या दोस्तों, दुग्ध शर्करा। क्या कहा जाता है दोस्तों, गाय के दूध में लैक्टोज को दुग्ध शर्करा कहा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अमोनियम सल्फेट में नत्रजन की प्रतिशत मात्रा होती है। देखिए दोस्तों अमोनियम सल्फेट है उसमें नत्रजन की प्रतिशत मात्रा बतानी है। तो आपको पता होगा अमोनियम सल्फेट में नत्रजन की मात्रा कितनी होती है दोस्तों, 21%। कितनी होती है, 21%। आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ड्रगों का वर्ग। देखिए ड्रगों का वर्ग जिसमें उपयोग तनाव के उपचार के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों ड्रगो होते हैं, ड्रगों का वर्ग बताना है आपको। ड्रगों का वर्ग जिसका उपयोग तनाव के उपचार के लिए किया जाता है। पीड़ाहारी, प्रतिरोधी, प्रतिष्ठामीन, प्रशांतक। क्या कहलाता है दोस्तों ड्रगों का वर्ग, देखिए वो कहलाता है दोस्तों प्रशांतक। क्या कहलाता है दोस्तों, प्रशांतक कहलाता है। तो दोस्तों ये हो गए अपने 40 क्वेश्चन। आपको पता होगा 40 ही क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों ये अपने तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन हो गए। अपन ने आज बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सोल्व कर लिए। इसके अलावा एग्रीकल्चर का अपन ने पहले ही पार्ट सोल्व कर लिया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाइए और वो वीडियो देख लीजिएगा। तो दोस्तों इतना ही आज की वीडियो में, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।